हाय। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 251 से लेकर सेक्शन 259 को, जो किस बारे में बात करता है, सम्मन केसेस का ट्रायल कैसे चलेगा। सम्मन केसेस क्या होते हैं और वारंट केसेस क्या होते हैं, समरी ट्रायल क्या होता है, कब चलता है, इसके बारे में हमने एक डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो अलग से देखी हुई है, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, आप अपने लॉ के एग्ज़ाम्स देते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम देंगे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे इस तरीके का डिफरेंस आपसे बहुत बारी पूछा जाता है और आम तौर पर ये डिफरेंस एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। ठीक है। और बेसिक डिफरेंस यही होता है कि 2 साल से ऊपर वाले जो ट्रायल होते हैं, जिसमें सज़ा 2 साल से ऊपर की होती है, वो वारंट में चले जाते हैं। 2 साल से कम के यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप विटनेस को सिर्फ एक बार ही बुला सकते हो। वारंट केस में आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हो विटनेस को। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो फॉर्मली फ्रेम होते हैं, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो वहाँ का जो प्रोसीडिंग है, बहुत ही लंबी प्रोसीडिंग हो जाती है जो ट्रायल होती है वारंट केस के अंदर, और जो सम्मन केसेस की प्रोसीडिंग होती है वो इतनी लंबी नहीं होती। और जब हम समरी ट्रायल पे आते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। तो वो सारे डिफरेंस हमने अलग से देखे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। बाकी हम और डिटेल के अंदर उन डिफरेंसेस को अलग से वीडियोज़ में भी देख लेंगे। अब हम आते हैं सम्मन ट्रायल के ऊपर कि सम्मन ट्रायल कैसे चलता है। तो सम्मन ट्रायल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर हम सेक्शन 251 के ऊपर आएँ तो जैसे एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया जिसके अंदर 2 साल से कम की सजा है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक ऑफेंस कमिट किया, अब उसको कोर्ट में लेके आया जाएगा। वो सारी चीज़ें होंगी, चार्जशीट वगैरह फाइल होंगी, वो सब चीज़ें अलग हैं। वो कोर्ट से बाहर का प्रोसीजर है, कोर्ट से पहले का प्रोसीजर है वो। तो अब कोर्ट के सामने सब कुछ आ गया है, अब ट्रायल स्टार्ट होना है। तो जैसे एक वारंट केस का ट्रायल है जो इससे पहले वाले सेक्शंस में आता है, वो अब हम अलग से डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर कोई केस सम्मन केस है, अब सब कुछ हो गया है, मतलब कि ट्रायल से पहले की सारी चीज़ें हो गई। मतलब कि अगर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे था तो चार्जशीट वगैरह फाइल हो गई और कॉग्निजेंस ले लिया गया, 207 की कॉपी सप्लाई कर दी गई और सम्मन भेज दिया गया, वो सब कुछ हो गया। ठीक है, अब कोर्ट के अंदर आया गया, मतलब कि अक्यूज पहली बार कोर्ट में अपीयर हुआ। कौन से केस के अंदर? सम्मन केस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा अगर अक्यूज सबसे पहली बारी कोर्ट के अंदर अपीयर होगा तो सेक्शन 251 बोलता है जब एक्यूज्ड पहली बार कोर्ट के अंदर आएगा तो उसको सब्सटेंस एक्सप्लेनिंग सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू एक्यूज। अच्छा, ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, अगर आपको समझना है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारा मैटर था तो बोर्ड के ऊपर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर मैं इनको बड़े वर्ड्स में लिखता तो ये सारा आ नहीं पाता यहाँ पे, और एक ही वीडियो के अंदर पूरे प्रोसीजर को समझाना था, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा लिखा। अगर थोड़ा देखोगे तो समझ भी आ जाएगा, नहीं भी आता तो मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, वो इतना ज़रूरी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेक्शन 251 के अंदर क्या होगा कि जो सब्सटेंस है, मतलब कि जो आरोप लगे हैं एक्यूज के ऊपर, वो उसको एक्सप्लेन किए जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे जो सम्मन ट्रायल है, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि फॉर्मल चार्जेस फ्रेम किए जाएं। मतलब कि जैसे सेक्शन कौन से में देखते हैं फॉर्मल चार्जेस किस में फ्रेम होते हैं, 211, 212, 213 में दिया हुआ है ना कि कैसे चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती। बट क्या होता है कि आपको जो भी एक्यूज है उसको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना कि उसको किस चीज़ के लिए बुलाया गया है या उसके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस स्टेटेड, उसको बताया जाएगा कि आपने कौन सा ऑफेंस किया है, क्या फैक्ट्स हैं उसके, ये चीज़ें उसको बताई जाएंगी अच्छे से। आप फॉर्मल चार्जेस फ्रेम नहीं कर रहे 211, 212, 213 की तरह, लेकिन अगर आप उसको बताओगे नहीं कि उसके साथ क्यों उसको बुलाया गया है, क्यों उसके ऊपर ये चल रहा है, क्यों उसके ऊपर ये ट्रायल चल रहा है, तो एक जो नॉर्मल सा हमारा नेचुरल जस्टिस है वो नहीं होगा। तो इसलिए उसको बताई जाती हैं सारी चीज़ें। आज प्लीड गिल्टी और एनी डिफेंस, अब जब उसको बताई जाती है तो तभी के तभी उससे पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट ये एक्यूजेशन लगे हैं, आरोप लगे हैं, क्या आप प्लीड गिल्टी करते हो, क्या आप मानते हो कि आपने ये अपराध किए हैं। या फिर वो अगर बोलता है कि मैं अपराध नहीं मानता, कि मैंने नहीं किया, तो फिर उससे बोला जाएगा कि आप अपने डिफेंस, मतलब आपके पास कोई डिफेंस है तो ये चीज़ उससे पूछी जाएगी। तो वो बोलेगा हाँ मैंने अपराध नहीं किया। अगर वो मान जाता है तो हम आ जाएंगे सेक्शन 252 के ऊपर। अगर वो नहीं मानता तो फिर हम आगे आएंगे। पहले इसी सेक्शन को पूरा देखते हैं। तो ये बात हमने देख ली कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने हैं। द एक्यूज मस्ट हैव
क्लियर स्टेटमेंट टू हिम, लेकिन एक्यूज को आपको क्लियर स्टेटमेंट देनी है कि उसको अब ट्रायल के अंदर डाला जाएगा, मतलब कि अब उसके ऊपर ट्रायल लगेगा, ट्रायल चलेगा उसके ऊपर। और दूसरी बात, ऑफेंस और फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस, उसको बताया जाएंगे कि उसने क्या ऑफेंस किया है, या फिर वो फैक्ट्स बताए जाएंगे जिससे पता चलता है कि उसने ऑफेंस किया है। तो उसको ये दो चीज़ें ज़रूर बताई जाएंगी जब उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा पहली बार। फिर ज़्यादातर जो हाई कोर्ट का व्यू है, सभी हाई कोर्ट का नहीं, मोस्ट हाई कोर्ट्स का ये व्यू है, जितने भी इंडिया के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, कि अगर सेक्शन 251 की नॉन कंप्लाइंस की जाती है तो वो प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करेगी कि आप बोल दो कि प्रोसीडिंग ये इलीगल है, ऐसा नहीं है। वो सेक्शन 465 जो है सीआरपीसी का, वो उसको क्योर कर देता है। 465 अगर आप पढ़ोगे तो वो ये सब बोलता है कि अगर कोई चीज़, जैसे ट्रायल कोर्ट ने कोई गलती कर दी, कोई एरर कर दिया, तो उसके कारण से प्रोसीडिंग विशिएट नहीं हो जाती। तो 465 को आप पढ़ सकते हो। तो सेक्शन 465 इस चीज़ को क्योर कर देगा अगर 251 को सही से फॉलो नहीं भी किया गया तो। लेकिन उसके कारण जो एक्यूज है उसके साथ कोई प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए क्या होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तूने किया क्या है। वैसे देखा जाए तो उसके कोर्ट में आने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि उसने क्या किया, उसको क्यों बुलाया जा रहा है, उसको क्लियर आइडिया होता है कि मुझे अपने डिफेंस में क्या कहना है, क्यों। मान लीजिए दो तरीके से हमें पता है कि कोर्ट तक कोई केस पहुंचता है, कैसे कैसे, या तो पहुंचता है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, या पहुंचता है कंप्लेंट के बेसिस पे। पुलिस रिपोर्ट के पे जब पहुंचता है, जब पुलिस जैसे वो जो एफआईआर के थ्रू जब पूरा होते हुए आता है, तो वहां पे जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, उसके बाद सबसे पहले कोर्ट क्या करता है, 207 की कंप्लाइंस को पूरा करता है। मतलब कि जो चार्जशीट की कॉपी होती है, जो पुलिस रिपोर्ट होती है, उसकी कॉपी एक्यूज को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ही ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे जब उसको कॉपी मिल गई एक्यूज को कि जो भी चीज़ें उसके अगेंस्ट आई हैं, तो वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तरीके से वो चीज़ पूरी हो रही है, उसको इन्फॉर्मेशन है कि उसके अगेंस्ट क्या है। और दूसरी तरीके से कैसे होता है, कंप्लेंट बेसिस पे होता है कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति जाके कंप्लेंट करता है, वो जो 200 वाली चीज़ें आती हैं, उस तरीके से होता है। तो जब 200 वाली चीज़ आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्यूज होता है उसको कोर्ट में बुलाने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं, सेक्शन 204 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। तो जब वो सम्मन भेजे जाते हैं, उसके साथ साथ कंप्लेंट की कॉपी भी भेजी जाती है कि आपके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट आई है, कंप्लेनेंट ने क्या कंप्लेंट किया है। तो वहाँ पे भी जो एक्यूज होता है उसको ये पता चल जाता है कि मेरे अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग चलने वाली है, या मेरे अगेंस्ट क्या एक्यूजेशन लगी है, क्या आरोप लगे हैं मुझ पे। तो एक तरीके से उसको पता चल जाता है यहाँ कोर्ट में आने से पहले ही, या कोर्ट में जब वो पहली बार आता है, कि उसके अगेंस्ट आरोप क्या लगे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से आप देखोगे तो ये चीज़ नहीं हट रही कि उसको नहीं पता चल रहा, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता चल रहा कि उसके अगेंस्ट ट्रायल क्यों चल रहा है, या उसके अगेंस्ट क्या एक्यूजेशंस लगी हैं। इसलिए सेक्शन 251 की नॉन कंप्लाइंस को ऐसा बोला जाता है कि अगर नहीं भी पूरी हो रही तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसीडिंग को विशिएट कर देगी, क्योंकि उससे कोई प्रेजुडिस नहीं हो रही एक्यूज के साथ, और सेक्शन 465 उसको क्योर कर देता है। तो ये चीज़ हमारी सबसे पहले आ गई। और साथ ही साथ अगर देखोगे तो अगर जैसे 251 में हम एक्यूज को बुला रहे हैं, अब छोटे मोटे ऑफेंस किए हैं, कोई पेटी ऑफेंसेस है, तो वहाँ पे अगर सेक्शन 205 देखते हो आप सीआरपीसी का, वहाँ पे जो एक्यूज होता है उसको डिस्पेंस भी कर दिया जाता है कि आप अपनी पर्सनल अपीयरेंस चाहे मत दो, आप अपने प्लीडर के थ्रू आ जाओ या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आ जाओ। अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो अलाउ कर देता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सेक्शन 251 के अंदर हमें इतनी चीज़ें जाननी थी। अब देखिए आता है सेक्शन 252। यहाँ पे जब वो कोर्ट के अंदर पहली बार अपीयर हुआ, कौन एक्यूज, एक्यूज को हमने सारी चीज़ें बताई कि तूने क्या किया है, तेरे अगेंस्ट क्या अपराध है, अब तेरे अगेंस्ट ट्रायल चलेगा। अब उससे जब पूछा जाता है कि क्या तुम प्लीड गिल्टी करते हो, और मान लीजिए कि वो बोल देता है कि हाँ मैं प्लीड गिल्टी करता हूं, तब क्या होगा, तब हम सेक्शन 252 के ऊपर आ जाएंगे। और सेक्शन 252 क्या बोलता है कि अगर कोई एक्यूज प्लीड गिल्टी कर देता है, मतलब वो मान लेता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो उसको कन्विक्शन दे दी जाएगी। क्या कर दिया जाएगा, उसको कन्विक्शन दे दी जाएगी। तो एक्यूज प्लीड गिल्टी, और जब एक्यूज प्लीड गिल्टी करेगा ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी उसने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं, एक्यूज ने जो भी एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं, वही आप रिकॉर्ड करोगे जब वो प्लीड गिल्टी कर रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि कोई भी बाद में डिफरेंसेस ना आए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस या कोई भी डिफरेंसेस उसके कारण ना आए। तो जो भी एग्जैक्ट वर्ड्स एक्यूज ने बोले हैं,
प्लीड गिल्टी करते वक्त वही वर्ड्स कोर्ट या जज जो होता है वो रिकॉर्ड करता है एज अ रिकॉर्ड, ठीक है। और ये जो सेक्शन है 252 के अंदर ये बात की उसके एग्जैक्ट वर्ड्स रिकॉर्ड करने, ये मैंडेटरी है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है कोर्ट के लिए, कोर्ट को ऐसा करना ही करना है। अगर कोर्ट इसकी वॉयलेशन करता है तो जो कन्विक्शन दी जाएगी एक्यूज को वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। आप बोल सकते हो कि ये जो कन्विक्शन दी गई है वो इनवैलिड है, आपने अपने वर्ड्स के अंदर लिखा है, हो सकता है कि आपने सही वर्ड्स ना लिखे हों, क्योंकि वर्ड से ही पता चलेगा ना कि सच में उसको समझ आया है कि उसके अगेंस्ट क्या है। तो इस रीजन की वजह से अगर आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखे तो वो कन्विक्शन इनवैलिड भी हो सकती है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है तो एक्यूज अंडरस्टूड द चार्ज, कि जब एक्यूज प्लीड गिल्टी करेगा तो मजिस्ट्रेट इस बात से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई करेगा कि जो एक्यूज था उसने प्लीड गिल्टी करने से पहले जो चार्जेस जो भी उसके अगेंस्ट एक्यूजेशंस लगी थी उनको सही से समझा है, उसको पता था कि मेरे को अगर मैं इसको मान जाऊंगा तो मेरे अगेंस्ट क्या होगा, मुझे किस तरीके से कन्विक्शन मिलेगी। तो और ये बात सब वो ध्यान रखेगा कि उसने फ्री विल से, मतलब कि किसी के दबाव में आके या इस तरीके से उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया है, उसको पता था क्या है और उसने अपनी मर्जी से प्लीड गिल्टी किया है। तो जज अपने आप को, मजिस्ट्रेट अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई जरूर करेगा उससे पहले। तो ये सेक्शन 252 में होता है और उसको सजा मिल जाएगी अगर उसने प्लीड गिल्टी की है तो। फिर सेक्शन 253 बोलता है कन्विक्शन ऑन प्ली गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पेटी ऑफेंसेस। अब जैसे कि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, कोई बहुत जहाँ पे ज़्यादा सज़ा नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा कोई पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगेगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करने के लिए भाई अपराधी अपना अपराध मान रहा है कि हाँ मैंने ये किया है, मुझको छोटा सा इतना सा इस पर पेनल्टी लगेगी या ऐसे ऐसे होगा, तो वहाँ पे ये डिस्पेंस कर रखा है कि वो अपीयर ना हो और अपने प्लीडर के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से बाय पोस्ट वो मान ले कि हाँ मैंने अपराध किया, तो उसके लिए वो पेनल्टी वगैरह पे कर देगा। तो इस तरीके की अगर चीज़ होती है तो वहाँ पे वो मान लेता है। जैसे 206 में उसको सम्मन भेजे, उसको पता चल गया कि छोटा सा ऑफेंस है, तो वहाँ पे उसको पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस कर दिया गया और वो वहाँ पे मान लेता है। तो 253 में ये चीज़ दी गई है। तो 251 में हम समझा रहे हैं जब एक्यूज कोर्ट में आया, 252 में उसने प्लीड गिल्टी कर दिया तो उसको सजा दे दी, 253 में छोटे मोटे ऑफेंसेस में हमने उसको डिस्पेंस कर दिया कि तो अपीयर ही मत हो। फिर 254 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, अब जो मान लीजिए जो एक्यूज कोर्ट में आया उसने नहीं माना कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, अब मैं अपने डिफेंस लेके आऊँगा, तो क्या होगा जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले किसके ऊपर होता है, जो किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है। सेक्शन 101, 102 जब पढ़ते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, तो किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, पहले किसको प्रूफ करना होगा, जो आरोप लगा रहा है। तो इसका मतलब कि प्रोसिक्यूशन पहले प्रूफ करेगा कि इसने ये ऑफेंस किया है। तो प्रोसिक्यूशन अपनी बातें कोर्ट के सामने लेके आता है सेक्शन 254 के अंदर। तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के केस को सुना जाएगा, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस, अपने विटनेसेस कोर्ट के सामने लेके आएगा, और ये जो एविडेंसेस विटनेसेस लेके आ रहा होता है, जब वो चार्जशीट फाइल करते हैं या कंप्लेंट करते हैं, उसी वक्त वो फाइल कर देते हैं कि मैं अपने इन एविडेंसेस या इन विटनेसेस को लेके आऊँगा कोर्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एविडेंस होते हैं प्रोसिक्यूशन को, जिसको हम पीई बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, जो भी बातें वो अपनी बोल रहा होता है, उसके सपोर्ट में जितने भी एविडेंसेस होते हैं उसके पास, वो सभी वो कोर्ट के अंदर लेके आता है। वहाँ पे आप जितना भी एविडेंस एक्ट होता है, जब एविडेंसेस आ रहे हैं तब आप एविडेंस एक्ट को यूज़ करते हो कि आप कोई वो एक्सपर्ट विटनेस लेके आ रहा है, प्राइमरी एविडेंसेस लेके आ रहा है, सेकेंडरी एविडेंसेस लेके आ रहा है, या किस तरीके से अपने एविडेंसेस लेके आ रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। और इफ थिंग फिट्स एंड ऑफ प्रोसिक्यूशन इज इशू समवन टू विटनेस अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। अब अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है कि भाई प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट के सामने, और मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, कोर्ट को ठीक लगता है कि इस एप्लीकेशन के बेसिस पे ये जो प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगाई है किसी विटनेस के अपीयरेंस के लिए, कि भाई प्रोसिक्यूशन कहने को नहीं आ रहा, तो अगर कोर्ट की एप्लीकेशन जाएगी तो वो आएगा कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए अगर वो एप्लीकेशन लगाता है और कोर्ट को ठीक लगता है कि हाँ मुझे एप्लीकेशन भेजनी चाहिए कि ये विटनेस कोर्ट के अंदर आए, तो यहाँ पे इस तरीके की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और बोला जा सकता है कि वो अटेंड करे। या फिर उसके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कोर्ट में आने चाहिए, तो उसके लिए भी उसको कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजे जा सकते हैं प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन लगाने पे।
बिफोर सम्मन एक्सपेंसेस डिपॉजिटेड इन कोर्ट, और जब ये सम्मन भेजे जाने हैं, जब किसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है या फिर कि कोई डॉक्यूमेंट्स बुलाए जा रहे हैं, तो उससे पहले जो प्रोसिक्यूशन है वो क्या करेगा, जो भी एक्सपेंसेस है वो कोर्ट के अंदर जमा कराएगा, उसको बुलाने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, तभी उसको सम्मन भेजे जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, एविडेंस वो बुलाएगा, अब जो उसके एविडेंस है वो रिकॉर्ड होंगे, जो भी उसने एविडेंसेस बुलाए हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस, अब जो भी विटनेसेस होते हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन करके उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और जब ये एग्जामिनेशन होगा, जैसे विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, तो जो हम देखते हैं 137 138 एविडेंस एक्ट के अंदर कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर उसके बाद कोर्ट जो होता है ना, जो भी बात एविडेंस ने बोली है उसको रिकॉर्ड करेगा, तो उसको बोलेंगे मेमो ऑफ सब्सटेंस ऑफ हिज एविडेंस। तो कोर्ट क्या बनाएगा, मेमो ऑफ सब्सटेंस ऑफ हिज एविडेंस बनाएगा, उसी लैंग्वेज के अंदर, जो मतलब जो लैंग्वेज कोर्ट की है उसके अंदर वो बनाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता कोर्ट, तो उसके लिए वो रीजन देगा कि मैंने कोर्ट की लैंग्वेज में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, और फिर उसको डिक्टेट करके रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी, भाई एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो गए, फिर जो कौन होता है, प्रोसिक्यूशन होता है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स सबमिट करेगा कोर्ट के अंदर अपने बिहाफ पे कि मेरी भी ये बातें हैं। और वो आर्ग्यूमेंट्स कौन से सेक्शन के हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं, प्रोसिक्यूशन के सेक्शन 314 के हिसाब से होते हैं। जो सेक्शन 314 है उसके हिसाब से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो होता है वो कोर्ट के अंदर सबमिट करता है। तो सेक्शन 314 आफ्टर कंक्लूजन ऑफ एविडेंस, तो अब जब कंक्लूड हो गए भाई, अपने सारे एविडेंसेस वगैरह कर दिए, तो अब जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दो। तो 314 सीआरपीसी के हिसाब से वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सबमिट कर देता है। अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए, जब हम सेक्शन 313 पढ़ते हैं, तो 313 में क्या होता है, पर्सनल एग्जामिनेशन की जाती है, किसकी, एक्यूज की। तो ये देखिए क्या होता है, जो पर्सनल एग्जामिनेशन होती है ना, वो इससे पहले भी की जा सकती है, पीई से पहले भी की जा सकती है। लेकिन जब पीई हो गए तो यहां पे कंपलसरी हो जाता है कोर्ट के लिए कि वो एक्यूज को एग्जामिन करे। इससे पहले करना अलाउड है, लेकिन पीई होने के बाद कंपलसरी है कि उसको एग्जामिन करना ही पड़ेगा सेक्शन 313 के अंदर। तो उसको बुलाया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है कि भाई अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बता दे कि तेरे हिसाब से क्या चीज़ें हैं, तेरे को पता है क्या है, क्या तेरे अगेंस्ट चल रहा है, तेरे हिसाब से अपराध हुआ या नहीं हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या फैक्ट्स थे, तेरे को सिचुएशन पता है या नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें उसको एग्जामिन किया जाता है कोर्ट के द्वारा। पीई के बाद ये कंपलसरी हो जाता है एग्जामिन करना। ठीक है, अब ये सब हो गया कि पीई हो गए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गए, उसको एग्जामिन कर लिया गया एक्यूज को। अब एक्यूज की साइड आ जाएगी, जिसको हम डिफेंस एविडेंस बोलेंगे। ठीक है, डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जैसे प्रोसिक्यूशन के होते हैं, सेम चीज़ें वही सारी चलेंगी कि भाई जब 313 के अंदर सुन लिया जाए, मतलब एग्जामिन कर लिया जाएगा कि उसको, उसके बाद फिर जो डिफेंस साइड है उसको सुना जाएगा उसकी सारी बातों को, और जो भी एविडेंसेस वगैरह होंगे वो अपनी लिस्ट देगा कि मेरे ये एविडेंस है, मैं ये कोर्ट में बुलाना चाहता हूँ। सामने वाली पार्टी को भी बताएगा, मतलब प्रोसिक्यूशन को भी बताएगा कि मेरे ये एविडेंसेस आएंगे कोर्ट के अंदर। पहले बताना पड़ता है, ये नहीं कि आप तभी के तभी बुला लाओगे। तो वो लिस्ट जाएगी, उसके अंदर आप बताओगे कि मैं ये एविडेंस, ये विटनेस लेके आऊँगा। फिर वो एविडेंस और विटनेस लेके आए जाते हैं, जिसके साथ वही सेम चीज़ होती है, एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी जो डिफेंस होता है वो एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के सामने कि भाई कोर्ट को ठीक लगता है कि मुझे किसी विटनेस को या किसी एविडेंस को, मतलब कोई चीज़ उससे प्रोड्यूस करानी है, उसको सम्मन भेजा जाए, तो वो सम्मन भिजवाए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। और उसके लिए पहले आपको फीस सबमिट करनी होगी कोर्ट के अंदर। मतलब सेम जैसे प्रोसिक्यूशन कर रहा था ना सारी चीज़ें, वैसे ही यहाँ पे डिफेंस करेगा। फिर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स सबमिट कर देगा जब सब कुछ हो जाएगा, एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो एक्यूज को नहीं सुना गया, मान लीजिए 313 के अंदर जो मैं बता रहा था आपको, जो मैंडेटरी है, तो वो ऐसा एरर है जिसको आप सेक्शन 465 के अंदर क्योर नहीं कर सकते। आप बोलो कि इसके कारण इसको मैं इनवैलिड बोल दूं, तो वो इनवैलिड होगा ही होगा, आप उसको क्योर नहीं कर सकते 465 के अंदर। वो ऐसा एरर नहीं है जो क्योर हो जाएगा। फिर आपने एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड किया और आर्ग्यूमेंट जो थे वो सबमिट हो गए 314 के अंदर, जैसे सेम प्रोसिक्यूशन ने किया था वही आप डिफेंस के तौर पर करोगे। वो सब चीज़ें हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, अब सब कुछ दोनों को सुन लिया गया, दोनों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए, वो सब हो गया। अब या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, या तो उसको सजा दोगे या उसको छोड़ दोगे, किसको, एक्यूज को। तो यहाँ पे क्या है,
एक्विटल कब होगा? भाई दोनों साइड को सुना, कोर्ट को लगता है कि ये जो एविडेंसेस वगैरह आए, जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिए, वो प्रोसिक्यूशन अपनी साइड प्रूफ नहीं कर पाया, या डिफेंस के जो एविडेंसेस थे वो ज़्यादा हैवी थे, तो वहाँ पे फिर उसको एक्विटल कर दिया जाएगा, एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा। इफ आफ्टर पीई एंड डी नॉट गिल्टी ऑर्डर फॉर एक्विटल पास, तो अब एक्विटल का ऑर्डर हो जाएगा, पीई डी होने के बाद कोर्ट को लगा कि नहीं होना चाहिए, भाई ये अपराधी नहीं है। कोर्ट हेल्प्स प्रोसिक्यूशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ विटनेस एंड स्टिल विटनेस नॉट अपीयर, तो एक्विटल। भाई यहाँ पे जब ये जो प्रोसिक्यूशन था, जब इसने अपने किसी विटनेस को बुलाना था जिसके कारण से जो एक्यूज था उसके जो क्राइम थे वो प्रूफ होते, और मान लीजिए कि वो नहीं आ रहा जो विटनेस है, और उसने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई कि प्लीज़ बुला लीजिए उसको, और कोर्ट मना नहीं करेगा उसको बुलाने के लिए, तो कोर्ट अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी अगर वो विटनेस नहीं आता जिसके कारण उसका अपराध प्रूव हो रहा था, तो फिर कोर्ट एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा। कन्विक्शन एंड सेंटेंस, और फिर अगर मान लीजिए कि भाई एक्विटल नहीं लगता, कोर्ट को लगता है कि इसने किया है, तो फिर उसको कन्विक्शन दे देगा, जो भी देनी चाहिए, जितने भी टाइम की, जैसे 2 साल से कम की जितनी भी देनी चाहिए, वो उस हिसाब से उसको सजा दे देगा। और वो सजा तब देगा अगर वो 325 या 360 के हिसाब से नहीं जाता। 325 के अंदर कोर्ट को लगता है कि जितनी सजा मैं दे सकता हूँ इससे ज़्यादा सजा उसको मिलनी चाहिए, तो वो ऊपर वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है फर्स्ट क्लास, उसको लगता है कि सेशन कोर्ट के द्वारा या सीजीएम के द्वारा देनी चाहिए, तो सीजीएम को कमिट कर देगा केस पूरा होने के बाद। और 360 के अंदर ये होता है कि भाई उसको लगता है कि पहली बार ऑफेंडर है, एज छोटी है इसकी, तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ देना चाहिए, तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ देगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो फिर उसको वो सजा दे देगा जो होनी चाहिए। और कन्विक्टेड फॉर नॉट चार्ज, और देखते हैं हम जैसे 221 सबसेक्शन 1 के अंदर कि भाई उसको लगता है कि जो से चार्जेस इसके ऊपर लगे थे, जो भी एक्यूजिशन इसको लगे थे, वो इसने ऑफेंस नहीं किया, उसके आसपास का कोई ऑफेंस किया है, तो उसको वो सजा भी दी जा सकती है 221 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से, जो हम देखते हैं उसके अंदर कि भाई आसपास के जो चार्जेस होते हैं वो भी लग सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये नहीं होगा कि यहाँ लगा उसके ऊपर चोरी का आरोप और आपने लगा दिया उसके ऊपर कि उसने रेप किया है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल ही आपने फैक्ट्स चेंज कर दिए, ऐसा नहीं होगा। उसके आसपास का कोई ऑफेंस, ठीक है, आसपास का ही होगा वो, बिल्कुल फैक्ट्स चेंज नहीं हो जाएंगे उसके, तो ऐसा कर सकता है कोर्ट। अब ये उसको सजा वगैरह दे दी। अब यहाँ पे उसने और कुछ चीज़ें बताई जो ट्रायल के दौरान होती हैं। मान लीजिए कि जो कंप्लेनेंट था, जिसने कंप्लेंट की थी, अगर कंप्लेंट केस था, वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होता या उसकी डेथ हो जाती है अपीयरेंस से पहले, तो वहाँ पे भी जो एक्यूज होता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको एक्विट कर दिया जाता है। उसके कोई रिलेटिव नहीं आया, उसको कोई प्लीडर नहीं आया, कोई अपीयर नहीं हो रहा, तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो एक्विट द एक्यूज ऑन प्रेजेंस ऑफ प्लीडर कैन प्रोसीड इफ मे थिंग्स फिट, और कोर्ट को लगता है कि प्लीडर कि भाई कंप्लेनेंट के आने की जरूरत नहीं है, उसको डिस्पेंस कर देगा, चाहे वो अपीयर नहीं हो रहा, चाहे उसकी डेथ होगी, उसका प्लीडर अगर आ रहा है तो उसके बेसिस पे फिर आगे केस चलता रहेगा। और मान लीजिए कि जो डिफेंस है वो 15 बारी तक अपीयर नहीं हुई, उसके रिलेटिव अपीयर नहीं हुए। ये केस के अंदर बोला गया था एस रामाकृष्ण वर्सेस एस रामी रेड्डी के अंदर, कि अगर ऐसा हुआ तो 15 बारी तक, तो फिर, और डिफेंस जो था हर बारी अपीयर हो रहा था, तो फिर जो एक्यूज होगा उसको एक्विट कर दिया जाएगा, ठीक है। और 257 के अंदर बोला गया विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, की भाई कहीं पे भी अगर किसी भी दौरान प्रोसीडिंग के कोर्ट को भी ठीक लगता है कि इसने जो एप्लीकेशन लगाई है प्रोसिक्यूशन ने कि भाई वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहता है,